इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड। इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड इंटरकनेक्ट करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को। यह पावर की सप्लाई जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक करता है ताकि सभी कंज्यूमर पावर को उपयोग कर सकें। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिड। अब हम ग्रिड के स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर या टोपोलॉजी किसी ग्रिड के लिए उपलब्ध जमीन की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। और भी चीज़ें जैसे बजट हो गया, सिस्टम के स्टेबिलिटी की बात हो गई, लोड और जनरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पर भी ग्रिड का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। सबसे सस्ता और आसान टोपोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन ग्रिड के लिए रेडियल सिस्टम है या रेडियल स्ट्रक्चर है, जिसे हम ट्री शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ट्री शेप जहां बड़ी सप्लाई से पावर लो वोल्टेज लाइन के माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। पावर नेटवर्क एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जहां पर 11 केबी लाइन या फीडर 33 केबी सब स्टेशन से निकलती है। इन लोड पॉइंट्स पर आगे ट्रांसफार्मर 11 केबी वोल्टेज को 415 वोल्टेज के लो वोल्टेज फीडर या 220 सिंगल फेज या 415 वोल्ट के 3 फेज तक लाती है। एक फीडर या तो ओवरलाइन या अंडरग्राउंड केबल के रूप में हो सकता है। यहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का एक डायग्राम दिया हुआ आप देख सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड्स। अब हम पावर ग्रिड के ऑपरेशन को देखते हैं कि यह पावर ग्रिड किस तरीके से ऑपरेट करता है। पावर ग्रिड का ऑपरेशन पावर सिस्टम के 3 एलिमेंट्स जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होता है। अब हम बारी बारी से इन तीनों एलिमेंट को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सामान्यतः जनरेटिंग प्लांट वाटर सोर्स के आसपास ही स्थित होते हैं, पॉपुलेटेड एरिया से लगभग दूर ही होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटर के द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। बिजली के जनरेशन में वोल्टेज का मान 11 केवी के आसपास ही होता है। अब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन नेटवर्क उत्पन्न हुए पावर को काफ़ी लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ले जाता है। जैसे पावर की ज़रूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करके कम या ज़्यादा दूरी तक भेजा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन नेटवर्क द्वारा लाई गई पावर को यूज़ करने के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करने के हम लगभग 33 केबी से कम करके 11 केबी, 11 से कम करके 440 वोल्ट, 440 वोल्ट को भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तो 230 वोल्ट तक भी हम कम कर सकते हैं आदि। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन नेटवर्क है, इसमें कई सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आगे चल के आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क अभी हो जाएगा। हमने देखिए यहाँ पे कई सारे सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट करके देखे हैं जो एक पावर ग्रिड बनाता है, और ये कई सारी लाइंस, सिंगल लाइंस को मिला के बना है जो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या कनेक्टेड नेटवर्क के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इस ग्रिड सिस्टम में पावर स्टेशन को लगभग फ्यूल के आसपास ही स्टेबल करते हैं ताकि फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट कम हो सके। यह पावर जो हाई वोल्टेज में जनरेट किया जाता है सब स्टेशन में इनको ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन करके कंज्यूमर तक भेजा जाता है। इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड को हम मुख्यतया 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है रीजनल ग्रिड, दूसरा है नेशनल ग्रिड। अब रीजनल ग्रिड के बारे में देखते हैं। रीजनल ग्रिड किसी पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम को इंटरकनेक्ट करके रीजनल ग्रिड बनाया जाता है। जैसे आपका नॉर्दर्न ग्रिड और साउथर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड और वेस्टर्न ग्रिड। अब हम नेशनल ग्रिड देखते हैं। जब हम अलग अलग रीजनल ग्रिड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो हमारा नेशनल ग्रिड बन जाता है। इसमें जो रीजनल ग्रिड्स होते हैं अलग अलग, उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है और पूरे भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए सभी ग्रिड्स को कनेक्ट करके एक नेशनल ग्रिड बनता है जिसको हम नेशनल ग्रिड कहते हैं। पावर ग्रिड रीजन्स इन इंडिया। भारत में 5 पावर ग्रिड रीजन्स हैं। नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन और ईस्टर्न रीजन। आउट ऑफ ऑल दीज ग्रिड रीजन्स, साउथर्न रीजन grid is not synchronized with rest of other regional grids with AC line. Hence,
could run on slightly different frequency. SR जो southern region is connected with western region and eastern region with HVDC link. Regions for an interconnection of grids. ग्रिड को इंटरकनेक्ट करने से हम पावर रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इंटरकनेक्शन से हमें पावर सप्लाई को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। जब हम जनरेटिंग स्टेशन को इंटरकनेक्ट करते हैं तो प्रत्येक एरिया की रिसोर्स जनरेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, रिजर्व जनरेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जो कि पावर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर पावर सिस्टम में अचानक से लोड इंक्रीज हो जाए या कोई जनरेटिंग यूनिट अचानक से शट डाउन हो जाती है, तब हम आसपास के इंटरकनेक्टेड एरिया से पावर उधार में ले लेते हैं। लेकिन नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने के लिए जनरेटिंग कैपेसिटी की एक निश्चित मात्रा की ज़रूरत होती है, जिसे स्पिनिंग रिजर्व कहते हैं। और यह स्पिनिंग रिजर्व दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उनमें एक होता है जनरेटर रनिंग कास्ट एट नॉर्मल स्पीड, दूसरा होता है रेडी टू सप्लाई पावर इंस्टेंटली। दोनों जो रीजन्स होते हैं, जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, जनरेटर रनिंग एट नॉर्मल स्पीड और रेडी टू सप्लाई पावर इंस्टेंटली, दोनों मिलकर और बहुत कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। नीड फॉर पावर ग्रिड इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इज ए बुल्क ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां उत्पन्न पावर को जनरेटिंग पावर प्लांट से सब स्टेशन तक भेजा जाता है, जो लगभग डिमांड सेंटर के आसपास होते हैं। यहाँ पर एक की लिमिटेशन होती है, वो होती है कि इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिजली का उत्पादन हम ज़रूरत के मुताबिक ही करते हैं और इसलिए एक सुव्यवस्थित कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग बिजली के उत्पादन की भी मैचिंग डिमांड के अनुरूप हो सके। अगर बिजली की मांग बिजली की सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट शट डाउन हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति हो सकती है। इसे हम ओवरलोडिंग कह सकते हैं और यह स्थिति एक बहुत बड़े क्षेत्र में ब्लैकआउट भी करा सकती है, जो कि भारत में जुलाई 2012 में भी हो चुका है और 2001 में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। व्हाट इज ग्रिड फेलर। अब हम ग्रिड फेलर के बारे में समझेंगे कि लोग अक्सर कहते हैं कि ग्रिड फेल हो गया। अब हम जानेंगे कि ग्रिड फेलर होता क्या है। भारत में बिजली की सप्लाई 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर होती है। जब फ्रिक्वेंसी लेवल 50 से कम या ज़्यादा के लेवल पर हो जाती है तो ट्रांसमिशन लाइन के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार ट्रांसमिशन का ब्रेकडाउन अंडर फ्रिक्वेंसी या ओवर फ्रिक्वेंसी से होना पावर ग्रिड का फेल होना कहलाता है। लोड डिस्पैच सेंटर का कार्य इस पावर फ्रिक्वेंसी को 49.5 हर्ट्ज से लेकर 50.2 हर्ट्ज तक मेंटेन करना होता है। नेशनल लेवल पर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, जो कि राज्यों द्वारा उपयोग पावर की ज़रूरतों पर विशेष नज़र रखता है और ओवरड्रा को मेंटेन करता है। जब कोई राज्य अपनी ज़रूरत की लिमिट से ज़्यादा पावर ड्रा कर लेता है तो यहाँ पर भी ट्रांसमिशन लाइन पर ओवरलोड हो जाता है, जिससे ग्रिड फेल हो सकता है। रीजन्स ऑफ ग्रिड फेलर। अब हम देखेंगे कि 2012 की गर्मियों में मानसून की देरी में आने की वजह से पंजाब और हरियाणा के एग्रीकल्चर एरिया के द्वारा बहुत ज़्यादा पावर का उपयोग ग्रिड से किया गया था, जिसकी वजह से ग्रिड पर ओवरलोड ज़्यादा हो गया था और ग्रिड फेल हुआ था। लेट मानसून की वजह से हाइड्रो पावर प्लांट की जनरेटिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई, जिससे बिजली पर ज़रूरत की पूर्ति के लिए थर्मल प्लांट पर निर्भरता बढ़ गई। बिजली का लीगल तरीके से उपयोग करना भी ग्रिड फेल होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। फ्रिक्वेंसी की फिक्स वैल्यू है 50 हर्ट्ज और एक्सेप्टेबल फ्रिक्वेंसी है 49.5 हर्ट्ज से 50.2 हर्ट्ज तक। अब हम देख सकते हैं पूरा इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम है, इसमें बहुत सारी जनरेटिंग और ट्रांसमिटिंग यूनिट साथ में लगी हुई हैं। इसमें देखिए कि बड़ी इंडस्ट्रियल लोड में पावर उनसे ज़्यादा खींचा जा रहा है और वो ओवरलोड हो जाता है। तो फिर देखिए कैसे कैसे सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा कि लोड बढ़ता जाता है तो किसी यूनिट तो लाइन पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लाइन को भी दिक्कत करने लगता है। अब यहाँ देखिएगा बीच में जो एक दिख रहा है आपको बैटरी टाइप का, यहाँ पे लोड ज़्यादा बढ़ गया। लोड ज़्यादा बढ़ होने की वजह से ग्रिड फेल हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी सिस्टम ऑफ होने लग गए हैं।
जब आप होते हैं तो देखिए 1 बाई 1 फेल होते जाते हैं। देखिए इधर ओवरलोड चारों तरफ ओवरलोड हो गया और बीच में सिस्टम फेल होते गए, इसलिए पूरा तरह सिस्टम फेल हो जाता है। 1 बाई 1 ग्रिड का फेल होते होते धीरे धीरे पूरे सिस्टम में ब्लैकआउट की स्थिति आ जाती है। 2012 में ब्लैकआउट भारत में हुआ था। जुलाई 2012 में भारत में ब्लैकआउट होना इंडियन पावर सिस्टम के इतिहास में बहुत बड़ा ग्रिड फेलर था। इसमें लगातार 2 दिन ग्रिड फेल होकर ब्लैकआउट हुआ था। इससे लगभग 660 मिलियन लोग, लगभग पूरे दुनिया के 9% की आबादी प्रभावित हुई थी, जो कि लगभग भारत के 22 राज्य, उत्तर पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों में प्रभावित एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित हुआ था। अब हम देख सकते हैं यहाँ के कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देख रही है कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा भारत पूरा तरह ब्लैकआउट से सफ़र कर रहा है, पूरा रीजन सफ़र कर रहा है। रेमेडीज आर सोल्यूशन फॉर ग्रिड फेलर। हमें एक ऐसे ग्रिड की ज़रूरत है जो माइक्रो ग्रिड को डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को सुपीरियर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट कर सके। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन भी पावर सिस्टम ग्रिड के सफलता और रिलायबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो सिस्टम है कुछ भी जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा भी रिलेवेंट है, इसलिए इन पर फेलर होने के चांसेस हैं। माइक्रो ग्रिड के माध्यम से लोकल पावर जनरेशन किया जाना चाहिए ताकि इससे एक एरिया से दूसरे ग्रिड को अलग किया जा सके। इससे अगर कहीं ग्रिड फेल हो जाए तो इसको आइसोलेट किया जा सके। स्मार्ट ग्रिड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल ग्रिड है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ उपयोग करके पावर सिस्टम के सभी पार्ट्स के हेल्दी ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है ताकि ग्रिड में कोई भी शॉर्ट कमिंग ना आए। इस स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को अपनाने से फॉल्ट डिटेक्शन और नेटवर्क के सेल्फ हैंडलिंग आदि चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसलिए हमें इन फ्यूचर स्मार्ट ग्रिड की तरफ ध्यान देना चाहिए और स्मार्ट ग्रिड को ही अपनाने की कोशिश करना चाहिए।